नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार वंश को देखा था, जो कन्नौज की सत्ता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल होते हैं। अंत में सत्ता प्रतिहार वंश के हाथ में लगती है तथा प्रतिहार वंश के अंत होने के साथ में कन्नौज क्षेत्र में 4 नए राजवंशों का उदय होता है। आज उनको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार सफल रहे और कन्नौज क्षेत्र पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक यशपाल के बाद कन्नौज क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 राजवंशों का उदय होता है। आज इन 4 राजवंशों को हम देखेंगे। कन्नौज के गहड़वाल, जो सबसे बड़ा शासन क्षेत्र होगा वो कन्नौज के गहड़वालों का होगा। इनका वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद मालवा के परमार, अजमेर के चौहान और जेजाग भुक्ती, जिसे आज बुंदेलखंड कहते हैं, वहाँ के चंदेल। अब पढ़ते हैं कन्नौज के गहड़वालों को। कन्नौज के गहड़वाल 11वीं सदी में चंद्रदेव द्वारा गहड़वाल वंश की स्थापना की जाती है। जो 11वीं सदी आती है तब चंद्रदेव द्वारा गहड़वाल वंश की स्थापना की जाती है। इस वंश का प्रमुख शासक गोविंद चंद्र था। जो गोविंद चंद्र होता है वो इस वंश का प्रमुख शासक होता है। यह मदन चंद्र का पुत्र था और यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने बिहार तक अपनी सत्ता कायम कर दी थी तथा बंगाल तक यह पहुंच गया था। चलते चलते इसने पालों से मगध को छीना तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। ये मालवा पर अधिकार कर लेता है तथा पाल वंश का जो मगध में शासन चल रहा होता वहां से पाल लोगों से ये मगध को भी छीन लेता है। इसके दरबार में लक्ष्मीधर थे, जिनकी रचना कल्पद्रुम है। इनके जो एक दरबार में दरबारी थे लक्ष्मीधर, जिनकी रचना कल्पद्रुम है। अब इसके प्रमुख राजा जयचंद्र को पढ़ते हैं, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब राजा गहड़वाल राजा जयचंद्र को पढ़ते हैं। राजा जयचंद्र यह अपने समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इस समय में जो लगभग 12वीं सदी चल रही थी, इसमें जयचंद्र राजा अपने सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा था और सबसे बड़े भूभाग पर राज्य कर रहा था। गंगा नदी के पास में बसे कन्नौज और वाराणसी सहित अंटार बेदी देश पर शासन किया। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया है अपने वंश में, जिसके कारण उसके रिश्तेदार चौहान वंश के लोग उसकी सत्ता हथियाना चाहते थे, क्योंकि चौहान वंश दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इनकी सत्ता थी और दिल्ली के आसपास तक इसका गहड़वाल वंश का शासन था। तो जो चौहान वंश के शासक थे ना, वो इसकी सत्ता हथियाकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, क्योंकि इसका राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा था। मुस्लिम सूत्रों के अनुसार जयचंद्र भारत के सबसे महान राजा और उसके पास भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर राज किया था। इसकी उपाधि बनारस राय थी। इनकी जो उपाधि थी बनारस राय थी, क्योंकि उनकी बनारस में पूरा इन्होंने कब्जा कर रखा था, बनारस के आगे तक। जयचंद्र ने परमार वंश के राजा परमर्दी देव की कई बार पृथ्वीराज चौहान से रक्षा की। जो जयचंद्र होते हैं ना, परमार राजा, अभी परमार राजाओं को पढ़ेंगे तो उसमें परमर्दी देव होते जो आला उदल के संरक्षक होंगे, उनको देखेंगे। परमर्दी देव की कई बार पृथ्वीराज चौहान से रक्षा की और पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाई। जो जयचंद्र ने अपनी सेना भेजी बार बार परमर्दी देव की रक्षा के लिए और पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाई, परंतु पृथ्वीराज चौहान जो होता है परमार साम्राज्य को लूटकर भाग जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान होता है वो परमार साम्राज्य पर कब्जा तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसे बार बार लूटकर भाग जाता है। इसी कारण जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज के युद्ध में कोई मदद नहीं की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान था वो जयचंद्र की सत्ता को हथियाना था, उसके राज्य को हड़पना चाहता था, इसलिए आपस में द्वेष भाव रखते थे और इसी कारण से जयचंद्र ने पृथ्वीराज की कोई मदद गोरी के समय युद्ध में नहीं की, जिसके कारण पृथ्वीराज के समर्थक उन्हें गद्दार कहने लगे। जो पृथ्वीराज के समर्थक थे वो उन्हें गद्दार कहने लगे कि पृथ्वीराज की उन्होंने कोई मदद नहीं की, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वे गद्दार थे, क्योंकि जो ही पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे, जो उनके ग्रंथ मिलते हैं, उसमें जयचंद्र की कोई गद्दारी वाली चीज सामने नहीं आती है, बल्कि पृथ्वीराज को ही गलत साबित मिलता है।
विद्यापति के पुरुष परीक्षा और पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जयचंद ने गोरी को कई बार हराया। जो पृथ्वीराज के दरबारी थे ना, जो पृथ्वीराज रासो और पुरुष परीक्षा, जो विद्यापति की पुरुष परीक्षा और पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदू स्रोत है ना, उसमें भी ये वर्णन मिलता है कि जयचंद ने गोरी को बहुत बार हराया था, लेकिन पृथ्वीराज के द्वेष भावनाओं के कारण उसने पृथ्वीराज की कोई मदद नहीं की, क्योंकि पृथ्वीराज जयचंद्र को बार बार नीचा दिखाना चाहता था। चंदावर की लड़ाई में जयचंद ने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तीर मार दिया, जिससे जयचंद की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुस्लिम सेना ने बनारस के कई घाटों को तबाह कर दिया और मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि इसने द्वितीय राजधानी बनारस बना रखी थी। तो इसने बनारस में जाके अपना सब कुछ वर्चस्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे दिखाया और सारे मंदिरों को तोड़ा और वहां पे कई घाटों को तबाह कर दिया। सेन राजा लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण जयचंद की मृत्यु के बाद हुआ। तो सेन राजा जो लक्ष्मण सेन होता है ना, वो सोचता है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तबाह कर दिया, यह सही समय है इनके राज्य को हथियाने का। तो वो युद्ध के लिए आता है, लेकिन उसका बेटा जो हरिश्चंद्र आगे होगा ना, वो इन्हें सबे पछाड़ कर पीछे भगाएगा। चलिए अब आगे गढ़वाल वंश को और देखते हैं। हरिश्चंद्र। जयचंद की मौत के बाद उसके पुत्र हरिश्चंद्र गढ़वाल ने गोरी सेना को हराया और वाराणसी को वापस अपने राज्य में ले लिया। जो वाराणसी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया था वाराणसी तक, क्योंकि इनका राज्य मगध तक था, लेकिन वाराणसी तक पहुंच पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसे कब्जा कर लिया था। तो फिर से उसने हरिश्चंद्र ने सेना इकट्ठा करके और वाराणसी को अपने कब्जे में ले लिया और जितने भी मंदिर और घाटों मुसलमानों ने तोड़े थे उन सबको वापस बनाया और जितने मस्जिद थे सबको नष्ट करा दिया। जो जितने भी मस्जिद वगैरह बनाए थे ना, उन सबको नष्ट कर दिया और मंदिरों का पुनर्उद्धार हरिश्चंद्र के द्वारा करवाया गया। ये रहा गढ़वाल वंश का शासन। ये इतने क्षेत्र पर लगभग इनका शासन था, जो अपने समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था। गढ़वाल वंश की वंशावली। इसमें सबसे पहले चंद्रदेव, उसके बाद मदन चंद्र या मदन पाल, उसके बाद गोविंद चंद्र, उसके बाद विजय चंद्र, उसके बाद जयचंद्र, उसके बाद सबसे अंतिम राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ गढ़वाल वंश अंत होता है। चलते हैं अब अगले वंश। मालवा के परमार मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के जागीरदार के रूप में इन्होंने शासन किया। हमने पढ़ा था ना कि जो मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे वो त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल होते हैं तथा दक्षिण भारत के एरिया में तथा उत्तर भारत के जो दक्षिण में एरिया था ना, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पे ये राष्ट्रकूट शासन अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और वहाँ पे जो मालवा के परमार होते हैं उन्हें जागीरदार के रूप में स्थापित कर देते हैं। वहीं आगे चल के मालवा के परमार बनते हैं। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। इस वंश का प्रतापी राजा भोज थे, जो भोपाल बसाएंगे, जिनके नाम पे भोपाल नाम पड़ा है। राजा भोज सिंधु राज का पुत्र था। इसने परमार राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इसके द्वारा 84 पुस्तकों की रचना की गई है। सम्राट सूत्रधार और श्रृंगार प्रकाश ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। भोपाल ताल तथा धार नगर में सरस्वती मंदिर बनवाया गया है। जो धार नगर में सरस्वती मंदिर है ना, उसमें सरस्वती की ये प्रतिमा है। राजा भोज की मृत्यु के बाद राज्य के साहित्यकारों ने घोषणा की सरस्वती अब निराश्रित हो गई, क्योंकि इसने साहित्य और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। इसलिए अब साहित्यकारों ने यह घोषणा कर दी कि सरस्वती अब निराश्रित हो गई है। आज भी ज्ञानपीठ पुरस्कार में इसी सरस्वती मूर्ति की प्रतिकृति प्रदान की जाती। जो सरस्वती माता की ये मूर्ति है ना, इसी प्रतिकृति ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है। भोज के दरबारी कवि दासवाला थे। जो भोज के दरबारी कवि दासवाला थे, ये राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चलिए अब आगे परमार वंश की वंशावली। उपेंद्र कृष्ण राजा इसकी स्थापना करते हैं 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। उसके बाद बैरी सिंह प्रथम, सियाका प्रथम, बाकेपतिराज प्रथम, फिर बैरी सिंह द्वितीय, सियाका द्वितीय, बाकेपतिराज द्वितीय उर्फ मंजू इसे कहते हैं,
सिंधु राजा, राजा भोज, जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, उसके बाद लक्ष्मण देव, फिर यशोवर्मन, जयवर्मन प्रथम, सोलंकी राजा कुमारपाल के अधीन थे। जो सोलंकी राजा थे वो कुमारपाल के अधीन थे। विंध्यवर्मन, सुवट्टवर्मन, अर्जुन वर्मन प्रथम, देवपाला, जयतुगी देव, जयवर्मन द्वितीय, अर्जुन वर्मन द्वितीय, भोज द्वितीय और महालक देव। जो महालक देव हैं ये अंतिम परमार राजा के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब अगला राजवंश देखते हैं, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। जो वासुदेव होते हैं ना, वो अजमेर के चौहान वंश की स्थापना करते हैं। चौहानों ने अपनी राजधानी शाकंभरी में बनाया। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, हमने पढ़ा था, उसी के बाद ये 4 राजवंश उभरते हैं। तो इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार के जागीरदारों के रूप में शासन किया। इस वंश के प्रसिद्ध शासक जो हैं वो इनको देख लेते हैं। पहला अजयराज, इसने अजमेर की स्थापना की। जो अजमेर शहर है ना, वो अजयराज के द्वारा बनवाया गया, इसीलिए इसका नाम अजमेर पड़ा। ये अजयराज चौहान द्वारा अजमेर शहर बनवाया गया। अगला विग्रहराज चतुर्थ, इसका अन्य नाम बीसल देव है। इसने दिल्ली को तोमर वंश से छीन लिया। ये बहुत प्रतापी राजा होता है और दिल्ली पर तोमर वंश का अधिकार होता है और ये तोमर वंश से दिल्ली को छीन लेता है, क्योंकि जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत होता है तो दिल्ली पर तोमर वंश अधिकार कर लेता है। बाद में विग्रहराज चतुर्थ क्या करता है, दिल्ली को तोमरों से छीन लेता है। इसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ये अभी सल्तनत काल पढ़ेंगे ना, जो गुलाम वंश, उसमें मामलुक वंश गुलाम वंश, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जाता है संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। तो संस्कृत विद्यालय जो बनता है ना, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है अजमेर में। बीसल देव ने संस्कृत में एक नाटक हरि काली विजय लिखा है तथा दीवारों पर उत्कीर्ण कराया है। इन्होंने जो एक नाटक लिखा है ना, हरि केली विजय लिखा है, जो उसे दीवारों पर भी उत्कीर्ण कराया और लिखा भी है। चलिए अब अगले राजा को, अगला राजा होता है पृथ्वीराज तृतीय। इसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज तृतीय होता है चौहान वंश में राजा, उसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। मुस्लिम लेखक इसे राय पिथौरा के नाम से पुकारते थे। जो मुस्लिम लेखक है ना, वो इसे राय पिथौरा कहते हैं। इसके दरबारी चंद्रवरदाई तथा जयानक भट्ट थे। जो जयानक भट्ट और चंद्रवरदाई इसके दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है तथा जयानक भट्ट की रचना पृथ्वीराज विजय है। पीछे हमने पढ़ा था ना जयचंद्र में कि पृथ्वीराज रासो तथा पृथ्वीराज विजय, और जो अन्य ग्रंथ है ना उसके हिंदू ग्रंथ, उसमें जयचंद्र को कहीं भी गलत नहीं बताया गया है। जयचंद्र को बिल्कुल सही बताया गया है इन दरबारी कवियों द्वारा, जो पृथ्वीराज के खुद के दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों क्षेत्र को, महोबा को कई बार लूटा। जो चंदेलों का क्षेत्र था, अभी चंदेल वंश आगे पढ़ेंगे ना, तो उनके क्षेत्र में महोबा आता था, जिसपे अलाउद्दीन शासन करते थे चंदेलों के प्रतिनिधित्व के रूप में, और जिसकी जयचंद द्वारा कई बार मदद की गई, पृथ्वीराज से रक्षा की गई। पृथ्वीराज चौहान क्या करता था, चंदेलों के क्षेत्र पे हमला करता था जब उन्हें कमजोर पाता था, और वहां पे लूटपाट करके अपने राज्य वापस आ जाता था। पृथ्वीराज तृतीय जयचंद के बड़े राज्य को हड़पना चाहता था, इसलिए उससे द्वेषपूर्ण व्यवहार रखता था। जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, वो जयचंद्र के बड़े शासन को देखकर उसे अपने राज्य में मिलाना और उसे हड़पना चाहता था, इसलिए उससे शत्रुता भाव रखता था। तथा जो इनके पड़ोसी राजा होते हैं ना, जो चंदेल, उनसे साथ दोस्ती होती है, तथा जयचंद्र का तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो इनके पड़ोसी राजा, दोस्त राजा होते हैं ना, उन पर हमला करके उन्हें तंग करता था। इसी कारण जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध में कोई मदद नहीं की। जो जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी के जयचंद्र होता है ना, वो मोहम्मद गोरी के साथ जब पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है तो कोई मदद नहीं करता है, लेकिन जयचंद मोहम्मद गोरी को कई बार हराता है, लेकिन
हाँ, लास्ट में चंदावर के युद्ध में जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो तीर मार देता है उनके, इससे वो घायल हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध किए। जो पृथ्वीराज तृतीय होता है ना, उसके मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध होते हैं। पहला 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है इसमें। अगला होता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में दर्दनाक मौत दी जाती है। ऐसा बताया जाता है गोरी काबुल कंधार तक इनको घोड़े से खींच कर ले गया था तथा वहीं पर इनको लास्ट में दफनाया गया था। ये रहे पृथ्वीराज चौहान। चलिए अब आगे अगले राजवंश को देखते हैं। अगला हमारा राजवंश है जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड के चंदेल। जो इस टाइम हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं ना, उस टाइम उसे जेजाक भुक्ती कहते थे, वहाँ के चंदेल राजा। चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे ना, उन्हीं के ये भी जागीरदार थे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि वो जो गुर्जर प्रतिहार वंश होता है उन्हीं के जागीरदार 4 राजवंश उभर कर आते हैं उनकी सत्ता नष्ट होने के बाद में। नन्नुका ने चंदेल वंश की स्थापना की। जो नन्नुका होता है ना, वो चंदेल वंश की स्थापना करता है। धंगदेव चंदेलों का वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता है। नन्नुका ने स्थापना जरूर की थी, लेकिन चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता धंगदेव के द्वारा स्थापित की जाती है, जो अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित करता है जब गुर्जर प्रतिहारों का अंत होने लगता है। प्रारंभ में कलिंजर में राजधानी बनाया, बाद में खजुराहो को इसने राजधानी बनाया। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। इसने कई मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें वैष्णव, शैव तथा जैन धर्म शामिल है। इसमें कोई बौद्ध धर्म शामिल नहीं है। इसके द्वारा कोई बौद्ध मंदिर नहीं बनवाया गया, केवल वैष्णव, शैव या जैन मंदिरों का ही निर्माण कराया गया। इसका अगला जो प्रतापी राजा है परमर्दी देव है, ये अंतिम प्रतापी राजा होता है। इसके बाद इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। मेन पूरे उत्तर भारत में ही पतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही मोहम्मद गोरी का आगमन होता है, पूरे उत्तर भारत में सभी राजाओं का पतन प्रारंभ हो जाता है। इधर पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं, इधर जयचंद्र मारा जाता है, जो सबसे बड़ा प्रतापी राजा होता है पूरे उत्तर भारत का। उसके बाद इधर परमर्दी देव भी मारे जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सल्तनत काल प्रारंभ हो जाता है और इसी के साथ जो हिंदू राजा होते हैं उनका अंत हो जाते हैं। इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा ये होता है परमर्दी देव राज। हमने बताया था अभी, ये राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज का समकालीन था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसके राज्य को कई बार लूटा गया, जो बता चुके हैं पीछे। पृथ्वीराज चौहान बार बार महोबा तथा अन्य इसके राज्यों को लूट कर चला आता था। परमर्दी देव के दरबार में आल्हा और उदल थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कई युद्धों में हराया। कभी बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए आल्हा और उदल के साथ में पृथ्वीराज चौहान के, जिसमें आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत बार हराया। और ये चंदेल वंश जेजाक भुक्ती के जो चंदेल वंश था उसे देखा। अब इसकी वंशावली को, चंदेल वंश की वंशावली, इसका जो स्थापना नन्नुका द्वारा की जाती है 831 ईस्वी के आसपास में। उसके बाद बाक्यपति, उसके बाद जयशक्ति और विजय शक्ति, ये भी बहुत प्रतापी राजा होते हैं। इन्हीं के नाम पे इसे जेजाक भुक्ती नाम दिया जाता है। उसके बाद राहिला, उसके बाद श्रीहर्ष, यशोवर्मन, धंगदेव, ये भी प्रतापी राजा होता है। ये स्वतंत्र राज्य की घोषणा करता है जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। गंडदेव, विद्याधर, विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, सलक्षण वर्मन, जयावर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन, यशोवर्मन द्वितीय। उसके बाद परमर्दी देव। परमर्दी देव के बाद ये बाकी के राजा नाम मात्र के होंगे। मेन राजा परमर्दी देव तक है, उसके बाद पतन हो जाता है, क्योंकि ये परमर्दी देव राजा पहले से ही चंदेलों का कमजोर राजा था सभी में लगभग। लेकिन इसके बाद तो सभी पतन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई प्रतापी राजा नहीं होता है। तो लोक्यवर्मन, वीरवर्मन, भोजवर्मन, हमीरवर्मन और वीरवर्मन द्वितीय। इसी के साथ चंदेल वंश का अंत हो जाता है और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये हमने आज देख लिए जो गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज की सत्ता पर स्थापित होते हैं, उसके बाद जो
राजवंशों का उदय होता है। अगले वीडियो में जो बचे खुचे राजवंश रह जाएंगे कश्मीर के, उड़ीसा के और गुजरात के, उनको देखेंगे। इसी के साथ एशियन हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।